मान लीजिए आपका एक छोटा सा घर है, वो घर किराया देता है, साल में कुछ लाख रुपए कमा कर देता है और उसमें से आपके 10 परिचित काम करते हैं। अब कोई आए और कहे कि भाई ये घर बेच दो, और वो भी बाजार दाम से कम में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना भाई ये तो घाटे का सौदा है। लेकिन 20 मई 2026 को भारत सरकार ने ठीक यही काम किया भाई। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक मुनाफे में चलने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली सरकारी कंपनी, जिसकी नेटवर्थ 141 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उसे 121 करोड़ रुपए में बेच दिया, यानी उसकी कीमत से भी कम में। और सरकार का जवाब था, भाई प्राइवेट हाथ में जाएगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी। नमस्कार, मैं हूं तुषार गिरी और यह है जिंजिस्तान। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की उस ग्रैंड क्लियरेंस सेल की जो 2014 से लगातार चल रही है, जिसमें एयरलाइन से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनी तक सब कुछ एक एक करके बिकता ही जा रहा है, और जिसकी सबसे ताजा और सबसे दर्दनाक कड़ी है IMPCL अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि IMPCL है क्या, इसकी कहानी क्या है। IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह कंपनी 1978 में बनी थी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे मोहन में। यह आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। इस कंपनी का काम था आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाना, और ये दवाइयां जाती थी देश के सरकारी अस्पतालों में, CGHS सेंटर्स में, जन औषधि नेटवर्क्स में। मतलब जो गरीब आदमी महंगी एलोपैथिक दवाइयां नहीं खरीद सकता था, उसके लिए सस्ती और असरदार आयुर्वेदिक दवाई बनाने का ये काम करती। और ये कंपनी सिर्फ दवाइयां ही नहीं बनाती थी, इसके इर्द गिर्द हजारों छोटे किसान भी जुड़े हुए थे जो पहाड़ों में जड़ी बूटियां और कच्चा माल उगाते थे और IMPCL को बेचते थे। यानी ये कंपनी एक पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ थी। अब सबसे जरूरी बात, क्या ये कंपनी कभी घाटे में थी? बिल्कुल भी नहीं भाई। कंपनी ने एक साल में 18 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमा के दिया था सरकार को, और 6 करोड़ का डिविडेंड देने की तैयारी में थी। 2024 से 2025 में नेट प्रॉफिट रेशियो इसका 9.96% था, फिर भी सरकार ने इसको बेच दिया। अब जरा ये हिसाब ध्यान से देखिए। IMPCL की नेटवर्थ यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड 141 करोड़ से ज्यादा थे। 2022 के पब्लिकली अवेलेबल आंकड़ों में ये 117 करोड़ के आसपास थे, और तब से ये हर साल मुनाफा कमाने की वजह से 2025 से 2026 तक बढ़कर 141 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी थी। और बिकी कितने में? 121 करोड़ में, यानी नेटवर्थ से भी कम में। सरकार ने इस पर प्रेस रिलीज जारी की और उसमें लिखा था हाईएस्ट बिड, रिजर्व प्राइस से भी ऊपर। अब ये रिजर्व प्राइस से ऊपर वाली बात जरा समझ के देखिए। रिजर्व प्राइस यानी वो न्यूनतम कीमत जो सरकार ने खुद तय की, और वो कीमत कंपनी की एक्चुअल नेटवर्थ से भी कम रखी गई। तो अब उससे थोड़ी सी ज्यादा बिड जैसी आई तो सरकार ने उसे ऐतिहासिक डील बताकर खुशी मना ली। ये एकदम वैसा ही है जैसे आपकी एक्टिवा की मार्केट वैल्यू 80,000 हो, आप रिजर्व प्राइस रख दें 60,000 रुपए, और कोई 65,000 रुपए दे दे और आप खुशी से चिल्लाएं कि भाई रिकॉर्ड सेल कर दी, रिजर्व प्राइस से भी ऊपर बेच दी। इसके अलावा इस डील में पूरे देश से आई सिर्फ 2 फाइनेंशियल बिड्स, बस 2। एक प्रॉफिटेबल सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए पूरे देश में केवल 2 ही बोलीदाता मिले इन लोगों को, और उसमें से भी हाईएस्ट को दे दी गई। यहां एक और बात है जो इस पूरे मामले को और भी अब्सर्ड बना देती है। ये वही सरकार है जिसने आयुष को पूरे मिनिस्ट्री का दर्जा दिया। ये वही सरकार है जो हर मंच पर कहती है कि आयुर्वेद हमारी विरासत है, हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया को इन्वाइट किया जाता है। और IMPCL, भाई IMPCL देश की एकमात्र सरकारी कंपनी थी जो एक्सक्लूसिवली आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाती थी। तो जो सरकार योगा और आयुर्वेदा को नेशनल ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया को बेचती है, उसने अपनी एकमात्र सरकारी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक प्राइवेट प्लेयर को बेच दी 121 करोड़ में। योगा डे मुफ्त में मना लो और IMPCL बेच दो। अब बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड की भी। अब असली बात है, ये IMPCL उत्तराखंड के अल्मोड़ा में थी, और इसके साथ जुड़े थे सैकड़ों एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और हजारों वो छोटे किसान जो पहाड़ों में इस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल उगाते थे। अक्टूबर 2024 में जब प्राइवेटाइजेशन की खबर फैली और एम्प्लॉइज ने कंपनी की अल्मोड़ा फैसिलिटी के बाहर हंगर स्ट्राइक भी किया था। लेकिन इस पूरी बात को समझने के लिए उत्तराखंड का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जानना भी जरूरी है। उत्तराखंड में एक शब्द बहुत पॉपुलर है, पलायन, मतलब पहाड़ छोड़कर शहरों की तरफ चले जाना। और ये कोई छोटी समस्या नहीं है। 2011 तक इस राज्य से लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके थे, जो उस समय की राज्य की कुल आबादी का लगभग 40% था। 2018 में सरकार की पलायन आयोग रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि 2011 के बाद से 734 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं।
पूरे राज्य में करीब 1700 घोस्ट विलेजेस हैं, मतलब कि जहां कोई नहीं रहता। अब लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि रोजगार नहीं है। 2024 की सीएजी रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड के पहाड़ी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 94% पोस्ट खाली पड़ी हैं। यानी अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर्स भी नहीं है। जिसे नौकरी मिलती है पहाड़ में वो रुकता है, जिसे नहीं मिलती वो दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार की तरफ चला जाता है। इस पूरी तस्वीर में आईएमपीसीएल उस पहाड़ में एक उम्मीद थी, एक वजह थी रुकने की। 500 से ज्यादा लोग वहां काम करते थे, 81% वहां के लोकल थे, और सरकार ने वो फैक्ट्री बेच दी, वो कंपनी बेच दी। वही सरकार जिसने 2017 में पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग बनाया था। वाह! सरकार का तर्क है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद कंपनी ज्यादा एफिशिएंसी से चलेगी। ये एफिशिएंसी का तर्क सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जरा ये सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी एफिशिएंसी कैसे लाती है? या तो वो कम लोगों से ज्यादा काम कराती है, यानी एम्प्लॉयज कम करती है, या कच्चे माल की कीमत घटाती है, यानी उन किसानों को कम पैसे देती है जो जड़ी बूटियां उगाते हैं, या फिर दवाइयों की कीमत बढ़ाती है ताकि प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो। आईएमपीसीएल एक गवर्नमेंट मैंडेट पर चलती थी जिसमें सोशल ऑब्लिगेशन थी, सस्ती दवाई देनी है, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना है, पहाड़ी लोगों को रोजगार देना है। लेकिन स्काई मैप फार्मास्यूटिकल का मैंडेट है अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना, और ये एफिशिएंसी आएगी जरूर, बस लेकिन उन लोगों के लिए नहीं आएगी जिनके लिए आईएमपीसीएल बनाई गई थी। सोच के देख रहे हैं? और प्लस कि जिस कंपनी को ये बेची गई है उसका कोई इसमें अनुभव भी नहीं है, उसने कभी नहीं बनाई आयुर्वेदिक दवाइयां या यूनानी दवाइयां। अब आईएमपीसीएल कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। 2014 से लेकर अब तक सरकार ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा की डिसइन्वेस्टमेंट की है। ये खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल फिगर है। तो आइए ये भी बता देता हूं कि इन 12 सालों में क्या क्या बिका है। 2018 में ओएनजीसी ने एचपीसीएल को खरीदा 36,912 करोड़ में। लेकिन रुकिए, एक सरकारी कंपनी ने यहां पे दूसरी सरकारी कंपनी को खरीदा, यानी लेफ्ट पॉकेट से सामान निकाल के राइट पॉकेट में रख लिया। फिर भी इसे बड़े शान से डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। 2019 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आरईसी को खरीदा 14,500 करोड़ में। फिर भी वही एक पीएसयू ने दूसरे पीएसयू को खरीदा, डिसइन्वेस्टमेंट। 2021 से 2022 में एयर इंडिया बिकी टाटा सन्स को 18,000 करोड़ में। लेकिन इस डील का एक पहलू है जो अक्सर ओझल रह जाता है। एयर इंडिया के साथ टाटा को 61,562 करोड़ का कर्ज भी ट्रांसफर हुआ। यह कर्ज सरकार की दशकों की मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। तो एक तरफ सरकार को मिले 18,000 करोड़ और दूसरी तरफ टाटा को मिली एयरलाइन प्लस 61,000 करोड़ रुपए का कर्जा, जो आखिरकार टिकट प्राइस के जरिए आम यात्री यानी कि आपकी और हमारी जेब से ही निकाला जाएगा। 2022 में ओडिशा की स्टील कंपनी नीलांचल इस्पात निगम टाटा स्टील को 12,100 करोड़ रुपए में बेची गई। 2022 में ही एलआईसी का आईपीओ आया जिसमें से 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 20,557 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए। यह भारत का तब का सबसे बड़ा आईपीओ भी था। 2025 में फेरो स्क्रैप निगम बेची गई, किसको? एक जापानीज कंपनी को, कोनोई के ट्रांसपोर्ट को। मेक इन इंडिया की बात होती है लेकिन हम सेल टू जापान भी कर लेते हैं। और 2026 में आईएमपीसीएल स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स को बेची गई 121 करोड़ में। वो 30 से ज्यादा कंपनियां जो अभी भी लाइन में हैं। 2016 में सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया, 36 सीपीएसईज को स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट के लिए लिस्ट किया। इसमें बड़े बड़े नाम थे, बीपीसीएल, कॉनकोर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक। बजट 2021 से 22 में फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि इनमें से कई की सेल उसी साल पूरी हो जाएगी। लेकिन आज 2026 है, बीपीसीएल अभी तक नहीं बिकी है, सेल प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बिडर्स नहीं आए हैं तो इसलिए बंद कर दिया गया है अभी के लिए। कॉनकोर अभी भी पाइपलाइन में है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी डीमर्जर प्रोसेस चल रहा है, बीईएमएल अभी तक नहीं बिकी है, पवन हंस सेल की कोशिश हुई है लेकिन अटकी हुई है डील। आईडीबीआई बैंक 2025 में आरबीआई ने बिडर्स को क्लियरेंस दे दी है, फाइनेंशियल बिड का इंतजार हो रहा है, यानी वो भी जाने वाली है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने 30 से ज्यादा पीएसयूज बेचने का मन बना लिया है, उसमें से कई बेच भी चुकी है और जो बचे हैं वो लाइन में खड़ी हैं बिकने के लिए। ये सेल रुकने वाली नहीं है। ये एक जरूरी सवाल है। अब अगर सरकार एयरलाइन नहीं चलाएगी, स्टील नहीं बनाएगी, आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं बनाएगी, ऑयल एंड गैस में नहीं रहेगी, बैंक से बाहर निकलेगी, तो भाई सरकार करेगी क्या? बचता क्या है काम करने के लिए? फिर टैक्स लेना, वो तो भाई जरूर लेगी ही, ले ही रही है। और वही टैक्स मार्केट से लोन लेकर आपको 2,000 से 2,500 की कैश स्कीम के रूप में वापस दिया जाएगा। फिर वही लोन जिसका ब्याज बाद में आपसे टैक्स में ही जुड़कर वापस वसूला जाएगा। बाकी सबके लिए भाई हॉस्पिटल खान सर जैसे लोग बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम अलग सर जैसे लोग कर रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्राउड फंडिंग हो रही है, और सेल से जो पैसे आते हैं वो बजट में जाते हैं। बजट से गवर्नमेंट एड कैंपेन चलाती है, मीडिया बाय करती है, और इलेक्शन सीजन में काम आते हैं विधायक और सांसद खरीदने के लिए।
ये सिनिकल नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है सरकार का। इस कहानी में एक और आयरनी है, आईएमपीसीएल की प्राइवेटाइजेशन का विरोध सिर्फ अपोजिशन ने नहीं किया, सरकार के अपने नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए थे। कंपनी के एम्प्लॉइज ने अल्मोड़ा में हंगर स्ट्राइक तक किया। नेशनल हेराल्ड, कांग्रेस, यूनियंस और काफी सारे लोकल पोर्टल्स ने इसके लिए आवाज भी उठाई। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला मई 2026 में लेटर ऑफ अवार्ड इशू हो गया, ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई, प्रेस रिलीज आ गई। मतलब सरकार ने बात सबकी सुनी, मानी किसी की नहीं। तो यही है वो पूरी तस्वीर। 12 साल में 4 लाख करोड़ से ज्यादा की डिसइन्वेस्टमेंट, 30 से ज्यादा पीएसयूज को बेचने का प्लान जो अभी भी जारी है। एयर इंडिया 18,000 करोड़ में गई, साथ में 61,000 करोड़ का कर्जा भी। नीलांचल इस्पात 12,100 करोड़ में गई। फेरो स्क्रैप एक जापानीज कंपनी को बेच दी गई। आईएमपीसीएल 121 करोड़ में दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई, अपनी खुद की नेटवर्थ से भी कम कीमत में। ये सब हुआ उत्तराखंड के उस पहाड़ में जहां 734 गांव पहले से ही खाली हो चुके हैं, जहां 40 लाख से ज़्यादा लोग 2011 तक पलायन कर चुके थे, जहां सरकारी अस्पतालों में 94% स्पेशलिस्ट पोस्ट खाली पड़ी है। सरकार कह रही है एफिशिएंसी आएगी, लेकिन उस पहाड़ी नौजवान से पूछिए जो सोच रहा था कि आईएमपीसीएल में नौकरी है तो दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा उसे, क्या उसे ये एफिशिएंसी दिखती है? उस किसान से पूछिए जो पहाड़ में जड़ी बूटियाँ उगाकर आईएमपीसीएल को बेचता था, अब प्राइवेट कंपनी उसकी कीमत तय करेगी, क्या उसे ये एफिशिएंसी लगेगी या उसे ये एफिशिएंसी दिखेगी? और उस माँ से पूछिए जो जन औषधि से 5 रुपए में दवा लेती थी, अब वो दवाई कितने में मिलेगी, क्या उसे ये एफिशिएंसी दिखती है? एफिशिएंसी दिखती है उन्हें जिन्हें 121 करोड़ में 141 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी मिल गई है और देश को मिला एक और खाली होता पहाड़। ये था जंजिस्तान, मैं हूं तुषार गिरी। ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये सवाल पूछने वाले कम होते जा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।